स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर। अच्छा चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्लास है और नॉर्मली हम लोग पूरा हफ्ता भर इक्विटी डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिसिस का क्लास एवरी वीक करते रहते हैं। आज का क्लास एक्चुअली एक ऑन डिमांड टॉपिक पे है, ठीक है। मतलब डिमांड कुछ आप लोगों से मैं सीखा कि सर एक बार ये जो बार बार मार्केट में फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, ठीक है, कई बार कैंडल स्टिक्स भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पा रहा है, मतलब एज पर रूल्स नहीं जा रहे हैं मार्केट में। तो क्या मार्केट को ड्राइव करने के लिए और भी कुछ फैक्टर काम करता है, ऐसा सवाल क्लास में आप लोगों में से काफी डिमांडिंग था कि सर ऐसा और भी क्या फैक्टर है जो मार्केट को ड्राइव करता है, ठीक है, जो मार्केट का मूवमेंट को बदल देता है। इसमें कई बार टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो सर इस मैटर पे बात करें, तो ऐसा बोला गया था। तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट तो बात नहीं करता है, बट यस इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत बुरा है सर। इनडायरेक्ट इफेक्ट कंप्लीट वे में है सर। टेक्निकल एनालिसिस भी इस मैटर पे बात नहीं करता है, लेकिन क्योंकि चाहे वो टेक्निकल मैटर हो, चाहे वो इक्विटी डेरिवेटिव्स का हार्डकोर एरिया हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, आप इसको थोड़ा फंडामेंटल के साथ जोड़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है यू कैन कनेक्ट बट नॉट एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली मैं आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक को लेकर डिस्कस करने के लिए आया था कि ऐसा क्या क्या फैक्टर है, स्पेशली ग्लोबल फैक्टर, जो स्टॉक मार्केट को, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है या फिर आप बोल सकते हो इफेक्ट करता है। मतलब दुनिया में ऐसा क्या क्या होता रहता है, या फिर इंडियन मार्केट में, मतलब नेशनल लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा क्या क्या होता रहता है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है। ये जो अब हम लोग देखते हैं ना, मार्केट में रैली आया है, मार्केट में करेक्शन आया है, ठीक है, ये मार्केट रैली और मार्केट करेक्शंस में क्या है, मतलब ऐसा क्या 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 इवेंट्स मार्केट में होता रहता है दुनिया भर में, कि हमें यहाँ पर चिंता होता है या फिर हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखता है, कभी बुल कभी बियर, है ना, कभी बुल रन दिखता है, कभी बियर रन दिखता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर कोई भी स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स या स्टॉक मार्केट प्रैक्टिशनर या स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी हो आप, ठीक है, अगर आप ये सब मैटर के साथ कनेक्टेड रहते हो तो आप मार्केट को थोड़ा बेहतर वे में रीड कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बेहतर वे में रीड कर सकते हो। तो आपको एक्चुअली ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। आप लोग इकोनॉमिक्स का नाम तो सुने हैं ना सर? इकोनॉमिक्स में दो तरह का इकोनॉमिक्स होता है सर, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड है। मैक्रो मैक्रो मतलब एग्रीगेट में बड़ा, लार्ज, ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, लार्ज इकोनॉमिक पैरामीटर, ठीक है। तो लार्ज इकोनॉमिक पैरामीटर जो मार्केट को बेसिकली मैनिपुलेट करता है, ठीक है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है। और ग्लोबल, मतलब ये पूरा ग्लोबल फैक्टर है, ठीक है, जिसमें इंडियन फैक्टर भी है एज वेल एज इंटरनेशनल फैक्टर भी है, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या ऐसा फैक्टर है। जैसे मैंने टॉप 10 लिस्ट बनाया है, ठीक है, मैंने एक टॉप 10 लिस्ट बनाया, आप टॉप 10 लिस्ट को देख सकते हो। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से ये टॉप 10 लिस्ट जो है आज का, इसमें आपको यही बताया जाएगा कि ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये सब मैटर में क्या करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, मतलब ऑलवेज खोज में रहना चाहिए, है ना सर, ऑलवेज खोज में रहना चाहिए। तो चलो आज का खोज हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और मैटर को डिस्कस करेंगे। मैंने इसके लिए दो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। बहुत वाइटल एक टॉपिक है सर, जो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मतलब ये ना तो इक्विटी डेरिवेटिव के साथ कनेक्टेड है, ना तो टेक्निकल के साथ कनेक्टेड है, ना ही फंडामेंटल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन सभी के साथ कनेक्टेड है। मतलब डायरेक्टली किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बट इनडायरेक्टली सबके साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज बिकॉज ये इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स है। तो मैंने आपके लिए ऐसा 10 सुपर पॉइंट लेके आया, जो सुपर पॉइंट अगर आप रेगुलर बेसिस में नॉलेज गैदर करते हो या फिर अपना नॉलेज को उस पर्टिकुलर मोड पे डे बाय डे एनहांस करते हो, तो आपको ऑलवेज सुविधा मिलेगा
क्या सुविधा मिलेगा? मार्केट को रीड करने का, मार्केट को एनालिसिस करने का। ठीक है, तो मैं उसी मैटर पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पर है 10 की फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, 10 ऐसा की फैक्टर्स जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, और विथ रेलिवेंट सिचुएशंस। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैं बता दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है तो होता है, ऐसा नहीं है। मतलब आपको प्रूफ के साथ भी बताऊंगा कि कब कब ऐसा हुआ। ठीक है, तो अच्छा होगा ना सर। मतलब जो जो दिखाएंगे उसका प्रूफ भी तो देना पड़ेगा, हिस्टोरिकल प्रूफ। ठीक है, कि ऐसा बहुत बार हुआ है, आगे भी हो सकता है। तो ये रीजन आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ऐसे 10 की फैक्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है। एंड दूसरा, ग्लोबल इंडिसेस अफेक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट। ग्लोबल इंडिसेस अफेक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट। ग्लोबल इंडिसेस में मेनली डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ, और यूएस मार्केट इंडिसेस का आपको बात करूंगा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट इंडिसेस जिसमें डॉलर इंडेक्स, मतलब मार्केट में डॉलर का क्या, डॉलर मार्केट का क्या सिचुएशन है। ठीक है, डॉलर मार्केट किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर में इंडियन मार्केट को इफेक्ट करता है। ठीक है, और यूएस मार्केट में जो इंडिसेस होता है जैसे कि डाउ जोन्स या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो भी उनका इफेक्ट इंडियन मार्केट में कैसे पड़ता है। ठीक है, इसका कनेक्शन है, जरूर है। तो ये चीज आपके साथ में डिस्कस करना। ठीक है, तो चलो सर एक काम करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि 10 की फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट विद रेलिवेंट सिचुएशन। मतलब जो हिस्टोरिकल रेलिवेंट सिचुएशन, मतलब हिस्टोरिकली ऐसा पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, कुछ रिसेंट प्रूफ भी दूंगा, कुछ रिसेंट प्रूफ भी आपके लिए मैं रेडी किया। ठीक है, जैसे ये देखो, ये करंट चार्ट है स्टॉक मार्केट का, करंट कैंडल स्टिक्स चार्ट है। जो करंटली मार्केट कहाँ है सर? करंट मार्केट है, कहाँ है सर करंट मार्केट? 17,000, 16,000। हाँ सर, 17,000। देखो सर, ये करंट मार्केट है। बाप रे, खत्म ही नहीं हो रहा है, तब जाके खत्म हो। एकदम रिसेंट में। ठीक है, ये आपका 17,185 अभी रिसेंट इंडेक्स निफ्टी का चल रहा है। ठीक है, ये रिसेंट निफ्टी का इंडेक्स है जो 17,185 पे चल रहा है। मैं आज कैंडल स्टिक्स पे बात नहीं करूंगा, टेक्निकल पे भी बात नहीं करूंगा। मैं आपके साथ ऐसा किसी भी मैटर पे बात नहीं करूंगा। मैं आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो ऐसा है सर कि हिस्टोरिकली मार्केट में जो अप डाउन नजर आया है। ठीक है, थोड़ा पुराना डेटा में जाना पड़ेगा सर, यहाँ पर बहुत पुराना डेटा है। इस डेटा को एनालिसिस करना है। जैसे 2000 में भारत इंडिया का मार्केट देखो सर, जब 2000 चल रहा था, 2000 2004, ठीक है, 2003 2004, 2004 में इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स निफ्टी था कुछ 1276 में। ठीक है, कुछ समथिंग 1200 में था, इस ऐसे ही था अक्टूबर में। ठीक है, ऐसा ही अक्टूबर पीरियड में कुछ 1200 में चल रहा था 2003-4 में। ठीक है, 2007-8 में मार्केट कुछ और अलग काम किया। ठीक है, 2007-8 में गजब गजब सिचुएशंस क्रिएट हुआ सर। ठीक है, ये देखो सर, मार्केट काफी हाई चला गया था, 6,000 समथिंग चला गया था, वहां से नीचे गिर गया था, वहां से नीचे गिर गया था। तो ये जो ग्लोबल इंपैक्ट आया था, ये इकोनॉमिक इंपैक्ट है, इसको ना ग्लोबल मेल्टडाउन कहते हैं। 2008 का केस में बहुत बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना क्लास में, लास्ट दिन भी किया था कि 2008 में जब बैंकिंग सिस्टम फेलियर हुआ था यूएस में। ठीक है, यूएस में जब बैंकिंग सिस्टम फेलियर हुआ था तो उसका इम्पैक्ट कैसे स्टॉक मार्केट में आया, दिखाई दे रहा है ज्योति, प्रिया, बोलो। इम्पैक्ट देखो सर, कैसे शार्प Yes, डिक्लाइन हुआ है, sir. देखो। हाँ, किस तरह का शार्प डिक्लाइन हुआ है देखो सर। ठीक है, मतलब जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था, जनवरी से ये आपका जनवरी के अंदर ही, पूरा जनवरी में ही मार्केट एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ 6,000 से, उस टाइम पे 6,000 से 5,000 में आना कोई नॉर्मल बात नहीं था सर। इट्स अ बिग थिंग, है ना। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि मार्केट बहुत हाई लेवल में नहीं चल रहा था। मतलब 6,000 ऑन दैट पीरियड बहुत ही हाई था। ठीक है, वहां से इतना शार्प डिक्लाइनिंग, ऐसा मार्केट इसको बोलते हैं ब्लीड होना मार्केट में। ठीक है, 1,000 1,500 पॉइंट 6,000 का मार्केट में गिरना कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। उसके बाद धीरे धीरे देखो, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट 6,000 से विद इन 3-4 मंथ्स 2,000 में आके रुका था, 2 से 2,500 के बीच में। ऐसा सिचुएशन आपको रिसेंट ट्रेंड में भी देखने को मिला है। कोरोना पीरियड, रशिया यूक्रेन वार। ठीक है,
डिफरेंट सिचुएशंस मार्केट में देखा गया है, ठीक है। और रिसेंटली इवन इवन एकदम मोस्ट रिसेंट सिचुएशंस अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो रिसेंटली मार्केट का डिक्लाइन, मार्केट 18,000 क्रॉस करके चला गया था ऑलमोस्ट। हाँ सर, एकदम रिसेंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको निफ्टी का। मार्केट 18,000 क्रॉस करके 14 सितंबर 1 मंथ बैक, जस्ट 1 मंथ बैक हम लोग मार्केट के बारे में लाइव डिस्कशंस कर रहे थे, और उसके बाद मार्केट देखो गिर के कहाँ आ गया, 18,000 से 16,000 में आ गया। लेकिन सर अभी तो कोई ऐसा वार जोन तो नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसा क्या क्या इम्पैक्ट है जो मार्केट को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है जो मार्केट शार्प डिक्लाइन तो नहीं बोलेंगे, बट फिर भी कुछ ज्यादा डिक्लाइन ही हुआ है। एकदम शार्प डिक्लाइन कहना मुश्किल होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ है, बट ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि मार्केट डिक्लाइन हुआ है। ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि मार्केट काफी डिक्लाइन हुआ, मतलब बियरिश मोड लास्ट 1 मंथ में अच्छा खासा नजर आ रहा है। फ्रॉम 18,000 से 16,000 तक मार्केट, 16,800 तक मार्केट नीचे आया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये तो मार्केट का जो ऊपर आना नीचे गिरना, ठीक है, ऊपर जाना, ये मार्केट का स्वभाव है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे छोटा छोटा जो कारण है, ये तो आप लोगों को मैं मेन मेन जो रीजन है जो डे टू डे मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ कनेक्ट करता है, कैंडल स्टिक्स वगैरह, ये सब तो मैं आपको टेक्निकल पे बताता रहता हूँ। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, मतलब ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो मार्केट को अफेक्ट करता है। 10 की फैक्टर्स, ध्यान से सुनना। दादा गुड मॉर्निंग दादा। मॉर्निंग सर। चलो सर, ठीक है। 10 की फैक्टर तथा आज इक्विटी डेरिवेटिव पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। क्लास में जो डिमांड था कि सर मार्केट ऐसे अप डाउन क्या क्या कारण से हो सकता है, थोड़ा बताइएगा, जो टेक्निकल भी कभी कभी पकड़ नहीं पाता, मैं वैसे ही चीज़ों पे बात करूँ, ठीक है। 10 की फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट, वैसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। इफ एनीबडी केम टू यू, अगर कोई तुम्हारे पास आता है, ध्यान से सुनना, इफ एनीबडी केम टू यू टुडे एंड सेड दैट दे प्रेडिक्टेड दिस S&P BSE सेंसेक्स, ठीक है, मतलब सेंसेक्स का बात कर रहा हूँ सर, एंड NSE निफ्टी, कोई भी एक इंडेक्स ले लो आप। इंडिया में 2 इंडेक्स पॉपुलर है, यू ऑल नो सर, एक S&P BSE का सेंसेक्स और एक NSE का निफ्टी 50, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग बात करते हैं, निफ्टी 50 में बात करते हैं, फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। सो सेंसेक्स में ट्रेड नहीं होता, ठीक है, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं होता, बट सेंसेक्स में दूसरा एक चीज होता है, दैट इज आप सेंसेक्स के थ्रू से जो म्यूचुअल फंड्स का कुछ अच्छा इंडेक्स ट्रेडेड फंड होता है ना सर, वो चलता है, इंडेक्स ट्रेडेड फंड्स। तो बाद में बात करेंगे, उसका एक अलग ही डिस्कशन रहेगा। एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक टॉपिक था, एक्स्ट्रा टॉपिक, मैंने बोला था कभी बात करूंगा, ऐसा ही कभी मैं बता दूंगा सर, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर कोई आपके पास आता है और आपको आके बताता है कि they said that they predicted S&P BSE Sensex and NSE Nifty 50 index would double over the next 18 months, मतलब आपको आके बताता है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में निफ्टी 50 डबल हो जाएगा, ठीक है। 18 मंथ्स में S&P BSE डबल हो जाएगा, मतलब निफ्टी 50 अगर 16,000 चल रहा है तो 32,000 हो जाएगा, या फिर सेंसेक्स अगर 56,007 या 57,000 चल रहा है तो डबल होके 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई आकर आपको आगे बोलता है, सर दे आर लाइंग, क्या वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये झूठ है कि सही है, ये कैसे समझोगे, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि मार्केट का डबल होना, मार्केट का ग्रोथ, ये किस पे डिपेंड करता है, इसमें क्या क्या मैटर है। बैक इन 2020 when 50 stock Nifty made an intraday low 7511, कोरोना पीरियड में हुआ था सर, अगर आप लोग को याद है, तो मैं याद अगर ना भी है फिर से मैं एक बार आपको डेमो दे देता हूँ। 2020 का 2020, ये देखो दिखाई दे रहा है सर, 7,500 जो, ये कोरोना का फर्स्ट वेव है सर, ये कोरोना का फर्स्ट वेव। उससे पहले मार्केट चल रहा था ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग, 12,000 का मार्केट 7,500 में आके रुका था सर, बिग डिक्लाइन, बिग डिक्लाइन। द क्वेश्चन इज दैट कि सर when Nifty 50 made an intraday low of 7511 and S&P BSE Sensex 50,000 समथिंग से 4025 में आके रुका था। सेंसेक्स अगर आप चेक करोगे 25,000 में आके रुका था। मोस्ट एक्सपर्ट्स कॉल्ड फॉर डूम, मतलब एक्सपर्ट्स इसको डूम बोला था, डूम, ठीक है, मतलब एकदम धुंधला सा हो गया। However, the market has defied all prediction and how, मार्केट इस सारा चीज को डिफाई किया
और फिर अपना प्रेडिक्शन खुद दिखाया। सेंसेक्स रिसेंट ट्रेंड में 60,000 क्रॉस किया। 2020 के बाद ऐसा भी देखा गया, सितंबर 24 2021 का डेट चेक कर लो, सितंबर 24 2021 का डेट चेक कर लो, सेंसेक्स क्रॉस करके 60,000 में चला गया। सेंसेक्स क्रॉस करके 60,000 में चला गया। ये दिखाई दे रहा है सर, 62,000 रिसेंट ट्रेंड में सबसे हाई चला गया सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स चल रहा है 57,000 में चल रहा है। बट 2020 के उस टाइम पे जब मार्केट 25,000 में आ गया, जस्ट देखो सेंसेक्स को देखो, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हेलो, जस्ट चेक इट सर, 25,000 मार्केट नीचे आया था ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। ठीक है, अभी एक छोटा सा इफेक्ट था, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा इफेक्ट था, घटना कोरोना था, कोरोना का फर्स्ट वेव था। 25,000 का मार्केट वापस आके 60,000 में गया वापस। ठीक है, और फिर एक साइडवेज में चल रहा है और अभी 57 में घूम रहा है एक एवरेज सिचुएशंस पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये सब क्या क्यों होता है, ये सब के पीछे क्या क्या रीजन काम करता है? ठीक है, इवन निफ्टी भी 18,000 क्रॉस रिसेंटली टच किया, हम लोगों ने देखा है ना, 18,000 रिसेंटली टच किया, फिर थोड़ा सा नीचे जा रहा है। सो हाउ डिड दिस हैपन? बिग क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है? It definitely was not an overnight magic, रातों रात तो नहीं होता, and suddenly turned pain to boon, मतलब ऐसा नहीं होता कि suddenly ऐसा हो गया। 10 फैक्टर्स जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है इन मोस्ट इंस्टेंसेस, मैक्सिमम टाइम जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। 10 इन्फ्लुएंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट सर, फंड फ्लो, ध्यान से सुनना, मतलब हॉट टॉपिक ऑफ द डे। मार्केट में फंड का फ्लो होना, तो बिग फैक्टर सर। सेकंड थिंग, यूएस फेडरल रिजर्व का डिसीजन, यूएस में फेडरल क्या करता है वो इंडियन मार्केट में इंपैक्ट करता है, ध्यान से समझना सर, बार बार बोल रहा हूँ। यूएस फेडरल मतलब जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक होता है, ऐसे यूएस का रिजर्व बैंक है ये। ठीक है, इसका डिसीजन मार्केट को इंपैक्ट करता है, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट, इवन ग्लोबल मार्केट में वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है। इंडियन इकोनॉमी तो है ही, बट साथ में वर्ल्ड के और भी बड़े बड़े इकोनॉमी जो है वहां पर भी यूएस फेडरल का डिसीजन इंपैक्ट करता है। क्यों करता है? वेट एंड वॉच। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कंपनी का जो खुद का अर्निंग लेवल होता है वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है उसका मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, जैसे रिसेंट ट्रेंड में जो कुछ डिसीजन आप लोगों ने देखा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरह से रेपो रेट हाइक हो रहा है, देखा सब खबर है ना सर आप लोगों के पास रिसेंट रेपो के बारे में? हेलो, अरे हाँ या ना सर? ग्लोबल मार्केट यस सर। है ना, ग्लोबल मार्केट मतलब जैसे यूएस का मार्केट, चाइना का मार्केट, ठीक है, यूके का मार्केट, ये भी इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन बजट एवरी ईयर एंड एवरी 5 ईयर, मेनली एवरी ईयर, हर साल बजट के टाइम पे एक इम्पैक्ट तो देता ही है। और 5 साल बाद जब गवर्नमेंट न्यूली फॉर्म होता है, ठीक है, चाहे पुराना गवर्नमेंट वापस आए, चाहे कोई नया सरकार बने, कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जाए, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में बहुत जोर का पड़ता है। ठीक है, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज, बॉन्ड यील्ड मतलब आप लोग जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हो उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में मैंने बॉन्ड का यील्ड कैलकुलेट करना सिखाता। आई थिंक ज्योति एंड तौता को पता चल रहा है, याद आ रहा है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में किस तरह से हम लोग बॉन्ड का यील्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी या फिर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का यील्डिंग पावर, याद आ रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो बॉन्ड यील्डिंग यूएस मार्केट में क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट करता है। सर क्या बात करते हो? अरे बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ सर, सर खतरनाक बात, आप लोग ये सब चीजों को ध्यान में रखना। एंड मैक्रो फैक्टर्स, ओवरऑल जीडीपी इन्फ्लेशन जो होता है, ठीक है, ये चीज अगर आप समझ जाते हो ना, और ये चीज समझना ही सिर्फ नहीं है, इसको ट्रैक भी करना है। ये जो 10 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखाया, ये 10 पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग भी करना है
और इस 10 पॉइंट में अपना नॉलेज को भी एनहांस करते रहना है और साथ में ट्रैक करते रहना है। अगर आप इसको ट्रैक करना सीख जाओगे तो मार्केट मूवमेंट आपको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल का काम नहीं आएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। थोड़ा बड़ा काम है सर, 10 पॉइंट मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखा, बट रियल में ये 10 पॉइंट एक 10 बड़ा रिसर्च का काम है सर, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। फर्स्ट बात कि मार्केट मूवमेंट में पहला कारण, मार्केट में जो भी मतलब मार्केट को जो भी इन्फ्लुएंस करता है उसका फर्स्ट जो कारण बड़ा कारण है वो है फंड फ्लो का कारण। अब इसका मैं आपको ये भी देता हूँ, मतलब रीजन के साथ भी बताता हूँ कैसा कब हुआ है, कैसे हुआ है रिसेंट ट्रेंड में। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, द मूवमेंट ऑन आइदर साइड is largely determined by whether the funds are coming into the market or being pulled out। क्या इंडियन मार्केट में पैसा आ रहा है या इंडियन मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सर कैसे करें आइडेंटिफाई? सर मार्केट न्यूज को देखो, ग्लोबल फैक्टर में क्या चल रहा है उसको देखो, सब कारण है। कैसे कहाँ क्या खबर मिलेगा वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा सर, लेकिन क्या खबर रखना है उसे तो पता करो पहले। फर्स्ट थिंग, whether the funds are coming into the market or being pulled out, ये बहुत बड़ा बात है सर। द फर्स्ट लेग ऑफ द करंट रैली, जैसे रिसेंटली अगर आप इंडियन मार्केट को देखोगे, इंडियन मार्केट में जो रिसेंट रैली हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में काफी पैसा डाला सर, FII बोलते हैं इनको। अब आप बोलोगे सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होता है, FII कौन होता है? सर FII मतलब जैसे हमारे देश में जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं ना, वैसे यूएस में या यूके में जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं इनको। इवन फॉरेन गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज FII। और ये जो रिसेंट रैली हमें नजर आया ना इंडियन मार्केट में, रिसेंट रैली कब नजर आया था? ज्यादा नहीं सर, अक्टूबर में सितंबर में बात कर रहा हूँ आपसे। ये जो सेंसेक्स में भी इसका इफेक्ट दिखा, बट बेस्ट आपको निफ्टी में बताता हूँ मैं। बट फिर भी सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़ा था, कुछ कंपनी सिमिलर है सेंसेक्स और निफ्टी में। ये जो रिसेंट रैली हमें नजर आया, ये जब 59,000 60,000 में रीच किया था, दिखाई दे रहा है? तो हेलो, ये जो रिसेंट रैली हमें नजर आया 60,000 का रैली, ठीक है, ये रैली क्यों हुआ? ये रैली FII के कारण हुआ सर, क्योंकि FII इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा भरोसा किया है। और इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज यूएस मार्केट में रिटर्न अभी कम जा रहा था, ठीक है, यूएस मार्केट में रिटर्न कम जा रहा था, तो इसीलिए इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा ज्यादा भरोसा हो गया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा भरोसा, समझे सर? ठीक है, ये निफ्टी में भी आप चेक कर सकते हो, ये जो रिसेंट रैली नजर आ रहा है कि ऐसा खास कुछ इवन जिस मोमेंट में ये बात चल रहा था, इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। आप लोगों ने देखा इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन हाई चल रहा था, इंडियन GDP का जो ग्रोथ है उसको भी बड़े बड़े एनालिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने नेगेटिव बता के रखा कि GDP ग्रोथ नेगेटिव है, इन्फ्लेशन हाई लेवल में है, फिर भी इंडियन मार्केट को रोकना मुश्किल रहा सर। इवन आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी भी 18,000 को छू ली। ऐसा एक बार बीच में एक बार थोड़ा सा रिचेक हुआ है, उसके बाद फिर से मार्केट उसी लेवल पे वापस गया। तो ये जो रिसेंट रैली हम देख रहे हैं सर, ये FII के कारण हुआ, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। ओके जब जब हाँ बोलो सर, बोलो सर। कुछ नहीं। ओके सर। ओके सर, सर बोलो सर। यस इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं हो के फिर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंड जो डाल रहा है इंडियन मार्केट में, उसका क्या मतलब कोई स्पेशल रीज़न या क्या? यस, स्पेशल रीजन आगे आगे सुनो, पूरा क्लास सुनो, पूरा बात सुनो कि क्या क्या रीजन हो सकता है, क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपना इकोनॉमी छोड़ के या दूसरे ग्लोबल दुनिया में दूसरे किसी इकोनॉमी को छोड़ के इंडियन मार्केट को क्यों चूज करता है, ठीक है। और जब जो ये लोग मार्केट छोड़ के निकलता भी है, ऐसा नहीं कि
मार्केट में पैसा डाल के बैठ जाता है, ठीक है। जब इनको नेगेटिविटी नजर आता है ये छोड़ के भी निकलता है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आज का क्लास तो मैंने इसीलिए दिया, ये जो मार्केट अप डाउन को लेके आप लोगों के मन में काफी क्वेश्चन है ना, सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स आपको इनफ नहीं लगता है, तो और क्या चीज होना चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज ग्रो करना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा। और सुमित जी मुझे बार बार बोला था कि सर इसके ऊपर एक क्लास दीजिए, लेकिन आज सुमित जी ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास तो हो जाना चाहिए। अब देखो, the first leg of the current rally was mainly driven by foreign FI, ठीक है, मतलब foreign institutional investors. The extent of foreign funds pouring money into Indian equities was such that starting in November 2020, basically ये कब चालू हुआ था जानते हो? November 20 में, until mid December 20, 2020 का बात कर रहा हूँ, India's market received a foreign inflow of 1 lakh crore. 2020 के कोरोना पीरियड के बाद, मतलब फर्स्ट वेव के बाद, फर्स्ट वेव में मार्केट कहां से कहां आ गया था, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में कितना पैसा डाला देखो आप, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन फंड का फ्लो। 2021 बिफोर द सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक, FII remained net buyers from the January to March. इवन 2021 के पैंडेमिक के टाइम पे भी, सेकंड वेव के टाइम पे, FII जनवरी टू मार्च तक नेट बायर्स हुआ करता था, मतलब ओवरऑल जो मार्केट मूवमेंट का जो बाइंग था उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट FII के हाथ में। लेकिन मार्च के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर बन गया, तब जो लोग 2020 में इन्वेस्ट किया था वो अभी पुल आउट करना स्टार्ट किया था, पुलिंग आउट मनी ऑन एवरी रैली, हर रैली में फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा था। ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII में कौन आता है? इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस लाइक LIC वगैरह, ठीक है। ये लोग, इन लोगों का पैसा, जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब बड़े बड़े अमाउंट में खेलता है ना सर, हैव बीन ड्रिवन द मार्केट हायर। जब वो लोग निकाल रहा था तब डोमेस्टिक वाले ले रहा था। In 5 months starting April 2021, DII have invested close to 50,000 crore in India's equity market. And this tells us a lot about the significance of fund flow. अब चलो, अगर आपको ये स्टैटिस्टिक्स समझ में, मतलब ये जो मैंने आपको स्टैट दिया, इस स्टैट का रियल एग्जांपल देखते हैं, मतलब मार्केट में सच में ऐसा क्या हुआ था 2020 और 21 के बीच में, मैं आपको दिखा, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। 2020 और 22 के अभी तक का जो सिचुएशन रहा है, लुक एट सर। স্যার বল। বলছি স্যার কোভিডের সময়তে তো ইউএস এক্সচেঞ্জ পড়ে গেছিল পুরোটা, তাহলে কি স্যার আমাদেরটা আরো বেশি পড়ে গেছিল ইউএসএ থেকে, যে ওখান থেকে এখানে ওরা বেশি মানে বাই করেছিল ওখানে না করে, কারণ ওটাও পড়েই তো গেছিল। यूएस मार्केट भी गिर गया था, बट वो लोग इंडियन मार्केट में ज्यादा भरोसा किया था क्योंकि उनको इंडियन मार्केट में रिटर्न ज्यादा मिलता है, ठीक है। इंडियन मार्केट का जो रिटर्न परसेंटेज है यूएस मार्केट की रिटर्न परसेंटेज से हाई दिखा था, ठीक है। तभी वो लोग यूएस मार्केट छोड़ के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस टाइम पे इंडियन मार्केट में, ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट में नहीं था, बट एक सर्टेन पार्ट्स ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी देखा, ठीक है। क्योंकि एक देखो सर, एक इंडियन क्या है ना, इंडियन मार्केट ग्लोबल करंट ग्लोबल पैरामीटर में वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मार्केट है, ठीक है, सबके आंखों में। और क्योंकि मार्केट सस्ता में मिल रहा था, है ना। जब इंडियन मार्केट आप निफ्टी को देखो 7,000 में चल रहा था, ऐसे सिचुएशंस में जिनके पास पैसा है वो क्या सोचेगा कि भाई इंडियन मार्केट जितना गिरा है, इस हालत में अगर बाई किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिलेगा ना। तो ये फॉरेन वाले को के पास पैसा भी था, ठीक है, ऐसा तो होता ही है उनके पास एक्स्ट्रा ऑलवेज, ठीक है, दे आर वेरी डेवलप इकोनॉमी, उनके पास सरप्लस पैसा बहुत है। तो दैट्स वाई वो लोग क्या किया कि कुछ रिटर्न कमाने के लिए इंडियन मार्केट को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया उनको। और उसके बाद देखो ना, यहाँ से जो 1 लाख करोड़ का जो, मतलब एक ही बार में 1 लाख करोड़ नहीं आया, बट टाइम बाय टाइम, एक एवरी रैली, ये जो एवरी रैली में ओवरऑल आप देख सकते हैं, एवरी रैली कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको रिसेंट ट्रेंड में जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का क्लास किया वहाँ पर मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया। एक आपको मैंने डाउ जोन्स का कॉन्सेप्ट बताया था, डाउ थ्योरी, है ना, और एक मैंने आपको इसका ट्रेंड पैटर्न सिखाया है,
एक आपको मैंने डाउ का बताया था और एक आपको एलियट वेव का बताया था, है ना? क्या सर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लोग टेक्निकल का क्लास करते हो, एलियट वेव थ्योरी एज वेल एज डाउ थ्योरी, 5-3 सर बेटर। है ना? अब अगर देखोगे कुछ सिमिलर पैटर्न में ही ये मूवमेंट दिया है, देखो एकदम जैसे एलियट वेव का वेव और डाउ का मूवमेंट, ठीक है? जैसे जैसे देखो हर रैली में कहीं ना कहीं फॉरेन मनी है, ठीक है, हर रैली में है, और बीच बीच में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जो सेलिंग क्रिएट किया गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो स्मॉल सेलर्स होते हैं, मतलब रिटेल सेलर्स होते हैं ना, वो लोग बीच बीच में ना जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है वो खुश हो जाता है। ये जो बीच बीच का जो रिटर्न होता है ना, ये जो रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं इसको, हल्का फुल्का, ये क्या होता है ना, ये स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेंट्स का एक छोटा मोटा सेल होता है। उनको लगता है कि भाई बहुत प्रॉफिट हो गया, चलो सेल करते हैं। जैसे ही वो लोग सेल करते हैं तब तक मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, ठीक है, ऐसा बार बार नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड लगा, तब तब ये लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया, और ये चलता गया 2021 तक, 2021 का सेकेंड वेव तक, 2021 का सेकेंड वेव तक। 2021 का सेकेंड वेव कहां तक चला है? 2020, ये रहा 2021। ये देखिए, ये सेकेंड वेव में मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाया, सेकेंड वेव में मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाया, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहा, फॉरेन पैसा मार्केट में वापस आता रहा, और ये देखिए यहाँ तक चला गया। इसके बाद धीरे धीरे मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज नजर आया, लेकिन चला सर। उसके बाद डोमेस्टिक वाले आ गए, मतलब इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनका भी पैसा मार्केट में चालू हुआ, और वही मार्केट को इस लेवल में लेके गया सर, जो हमें कोरोना के बाद नजर आया। समझ में आ रहा है ना सर? अब ये रैली देख के समझ जाओगे, ये जो 1 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट और 50,000 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों कारण है, वन ऑफ द मेन रीजन है जो मार्केट को, और उसके साथ साथ जैसे जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको स्मार्ट मनी कहते हैं, स्मार्ट मनी। तो एक हो गया FII और दूसरा हो गया DII। इनका इन्वेस्टमेंट को हम लोग नजर हमेशा ट्रैक करना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि कब कहाँ इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, ठीक है सर। कैसे पता चलेगा सर? न्यूज चैनल्स, ठीक है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज का डेटा, ठीक है। इसीलिए तो मैं म्यूचुअल फंड को भी पढ़ने के लिए बोलता रहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे म्यूचुअल फंड नहीं जानना है। अरे भाई आप लोग क्या जानोगे? मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बोले कि बंदर क्या जानता है अदरक का स्वाद। म्यूचुअल फंड क्या करता है, अगर आप इसका भी ट्रैक करना सीख जाए ना, तो आपको मार्केट ट्रैक करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड धीरे धीरे ही सही कि क्या क्या चीज मार्केट को ऐसे रैली देता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपके मन में आ रहा है सर, जैसे यहाँ पर देखो, इस मूवमेंट में FII सेल चालू किया था, ठीक है, स्पेशली 2022 के एंड पे रिसेंटली जो हुआ है, यहाँ पर FII का सेलिंग प्रेशर रहा है, इसीलिए मार्केट नीचे आया है, ठीक है। और ऐसा बार बार हुआ है तभी मार्केट नीचे आया। अभी FII सेल चला है सर, ठीक है, FII का सेल चला है। जब जब FII का सेल चलता है ना, तब तक मार्केट में एकदम, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम FII सेल करके पूरा निकल गया, और अगर पूरा निकल जाता ना तो मार्केट वापस यहाँ जिस जगह पे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ऐसे जगह पे आके रुक जाता। अभी कुछ लोग अपना प्रॉफिट, कुछ इंस्टीट्यूशनल अपना प्रॉफिट बुक किया, कुछ इंस्टीट्यूशन अभी थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा साइडवेज जोन में ही मार्केट चल रहा है। यही रीजन है। अगर पूरा निकाल लेता ना तो मार्केट एकदम क्रैश करके यहाँ तक आ जाता, शायद 9,000 10,000 में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई चांसेस अभी नहीं है। ऐसा कोई चांसेस अभी नहीं है अगर कोई ग्लोबल पैरामीटर फिर से मतलब गियर नहीं देता है, ठीक है, गियर शिफ्ट करने का ऐसा कोई चांसेस अभी तो दिख नहीं रहा है। बट आप लोग हमेशा क्या करें, फोकस बना करके, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या क्या चीजें हो सकता है। ये मैंने आपको फंड का फ्लो के बारे में बताया कि फंड का फ्लो कैसे मार्केट को आपको रैली होते हुए देखा, कि कैसे 2020 का मार्केट डाउन, 2021 का मार्केट में चेंजेस, और 2022 का 2021-22 का रैली, ठीक है, मार्केट को कहां से कहां लेके गया। और निफ्टी 50 का मतलब, ये पर्टिकुलर इंडेक्स देखने का मतलब ऐसा है कि ये इंडिया का टॉप 50 कंपनीज का बात कर रहा है, इसका हाई लार्ज कैप कैपिटल है इसका, ठीक है। निफ्टी 50 पे कौन आता है? बहुत सारा कंपनीज आता है सर, बड़े बड़े कंपनीज, इंडिया का टॉप कंपनीज आते हैं।
आप NSE के साइट में जाके भी निफ्टी 50 ट्रैक कर सकते हो, है ना, और इनके बिजनेस को भी ट्रैक कर सकते हो। इनके बिजनेस को भी ट्रैक करना मतलब अब कैसे करोगे? अब एक देखो सर, यहाँ पर देखो, अब इन्फोसिस देख रहे हैं, अब HDFC बैंक देख रहे हैं, अब HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन देख रहे हैं। अब इंडिविजुअल लेवल में भी इनको ट्रैक कीजिए ना। ट्रैक करने का मतलब इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसको फंडामेंटल लेवल में चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका करंट इन्वेस्टमेंट लेवल, इस पे किसका किसका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो जैसे टिकट टेप जैसे सॉफ्टवेयर है, मतलब अच्छा अच्छा एनालिटिकल साइट्स है, मनी कंट्रोल जैसे साइट्स हैं, आप वहां पर जाके भी उन लोगों का मतलब कंपनीज का क्या इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है आप चेक करो ना, उसमें भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर मैं आईटीसी का देखूँ, आईटीसी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या सिचुएशन है, एफआईआई का क्या सिचुएशन है। স্যার ইনফোসিস তো আবার বাইব্যাক করছে। तो फिर से बाईबैक करेगा। चलो अब इन्फोसिस का मार्केट में फिर से ग्रोथ आने वाला है सर, ठीक है, স্যার 9,300 কোটি। 9,300 करोड़ का। चलो ठीक है, तो ये देखो सर, ये फोरकास्ट है ये आईटीसी का। आईटीसी में आप अगर देखें, ये देखो सर, ये आपका फाइनेंशियल ट्रेंड है, डिटेल्स ऑफ होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में अगर देखा जाए, ये देखो म्यूचुअल फंड्स का है 10%, दिखाई दे रहा है सर। आईटीसी में इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज का Yes, sir. 10% है, इंडियन म्यूचुअल फंड का 10% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक इंश्योरेंस वगैरह ये सब मिलके 32% के आसपास। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 12.68 मतलब करीब 13% के आसपास। और हम आप जैसे लोगों का 44.50, ठीक है। ये है म्यूचुअल फंड। अच्छा, इसका शेयर होल्डिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ये फ्री वर्जन है, इसका पेड वर्जन लेके भी आप एनालिसिस कर सकते हो, इसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये बस सर आईटीसी का बात नहीं है, जैसे ये मुझे पूछ रहा था एक दिन, था कौन सा कंपनी के बारे में तो पूछ रहा था मुझे, भारत ভারত ইলেকট্রনিক্স স্যার। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सर, हाँ बोलो सर। अभी अपेरेंटली एक कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग का भी इशू सामने आया क्या नाम है? बड़ौदा रेन कॉर्पोरेशन। सर इंसाइडर ट्रेडिंग ऐसा करता रहता है, इंसाइडर ट्रेडिंग होगा सर, जब पकड़ में आता है ना, मतलब ये बोलता है ना चोरी करना अच्छा है, बट चोरी जब पकड़ा जाए तो खबर में आ जाए। थोड़ा दिन पहले ऐसे 4 रुपीज 5 रुपीज में ट्रेड हो रहा था शेयर, और ऑल ऑफ ए सडन 240 270 में पहुंच गया। ऐसे कैसे हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होगी सच में, प्रोमोटर मैनिपुलेशन है, होल्डिंग बहुत है। प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होने से ही ऐसा ज्यादा। अच्छा ये वाला देखो सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है, ये इसके बारे में था मुझे कुछ दिनों से पूछ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार बता दूँ, ऐसे नॉर्मल में एक बता दूँ सर। इसका बिजनेस ना काफी मोनोपोली बिजनेस है, तो इसका कुछ कॉम्पिटिटर है, ठीक है, इसका कुछ कॉम्पिटिटर है, बट इसका बिजनेस काफी यूनिक है। ये डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बिल्डअप करता है, बिजनेस इसका बहुत ही अच्छा है, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, करीब 70,000 करोड़ के आसपास का इसका कैपिटल है मार्केट, ठीक है। तो बिजनेस लेवल में करेंटली थोड़ा मॉडरेट लेवल में है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है, बट लास्ट ईयर काफी अच्छा इसका डेवलपमेंट देखा गया, और उसका इफेक्ट आप रिसेंट ट्रेंड में भी देख सकते हो इसके मूवमेंट में, ठीक है। ये इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस दे रहा हूँ मैं आपको एक छोटा सा, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि किसने ये 76 से 100 का जो रैली इनका दिया है, ठीक है। इसमें भी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है 51%। प्रोमोटर होल्डिंग देख रहे हैं सर, प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब है सरकार का होल्डिंग, यहाँ पर प्रोमोटर सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51.14%, मतलब इसीलिए इसका ये सरकारी कंपनी है। म्यूचुअल फंड्स के पास है 20%, अदर डोमेस्टिक्स का है 4.64, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है 17.72, समझ रहे हो सर। और ये रिसेंटली बढ़ा है सर, सितंबर में इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रो किया है, तभी रैली दिया है ये। कुछ समझ में आ रहा है तथा ये जो 17.72, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ दिख रहा है ना, ये सितंबर में सबसे ज्यादा रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि सितंबर में इसका ग्रोथ सबसे ज्यादा नजर आया।
तो अगर आप एकदम रिसेंट रैली देखोगे, ये देखो दिखाई दे रहा है सर, जुलाई अगस्त, ये देखो सितंबर में ही ये 112 तक गया, बिकॉज इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और इसीलिए ये 80 से जो 100 का इसका जर्नी रहा है ना, ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसेंट ट्रेंड में सबसे ज्यादा इसी पीरियड में रहा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। अगर कोई मुझे पूछता है कि सर क्या इसको खरीदना चाहिए, सर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, लेकिन अगर मार्केट किसी कारण से थोड़ा गिरे, ठीक है, तो आप तब और अच्छे से ज्यादा लो। अभी करंट प्राइस इसका जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा है। ये अगर 85-90 में मिले तो ज्यादा सही रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है कर सकता है, लॉन्ग टर्म होल्ड 2-3 साल के लिए अगर कोई होल्ड करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल सिनारियो, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड सारे के सारे पॉजिटिव लेवल में ही है सर। और अगर इसका अगर आप रिस्क मैटर बोले मुझे, इसका रिस्क मैटर थोड़ा मतलब कम ही है सर, मतलब निफ्टी जितना मार्केट हिलने में निफ्टी जितना हिलता है उससे कम ही हिलता है, मतलब इसका वोलेटिलिटी कम है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में। हाँ थोड़ा करंट ग्रोथ को लेके थोड़ा सवाल जरूर है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नॉट अ बैड कंपनी। लेकिन इनके साथ साथ इनका पीयर को भी थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे हनीवेल ऑटोमेशन, सिरमा एसजीएस रिसेंटली आया है, मैं आपको उसके बारे में काफी बोला था, ठीक है। ये कुछ इनका पीयर्स कंपेरिजन है, अब उसे भी चेक कीजिएगा। सर बोलो। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत स्लो ग्रोथ है। हाँ ग्रोथ स्लो है, सरकारी कंपनी है सर, ग्रोथ स्लो है, नो डाउट स्लो ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन बिजनेस अच्छा है। तो और अगर कोई लॉन्ग, डिविडेंड भी अच्छा ऑफर कर रहा है, बोलो। डिविडेंड भी अच्छा ऑफर कर रहा है। हाँ डिविडेंड ऑफर अच्छा करता है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा देता है। अगर कोई होल्ड करके रखना चाहता है कर सकता है, नॉट अ बैड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस लेवल में इसका जो इनोवेशन है काफी अच्छा है, इन्फॉर्मेशन তো देखो। 200-230 পর্যন্ত তো মনে হয় ইয়ে হবে, একটা রাখা যায়। हाँ सर जा सकता है, जा सकता है। और जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है मुझे रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है, आई थिंक कि मतलब लॉन्ग टर्म में आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन का आशा मत करिए, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में आप जरूर आशा रख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, इतना आपको जरूर है। ये देखो कुछ रिसेंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसमें डिक्रीज भी हुआ है, देखो यहाँ पे लास्ट 3 महीने में म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग 1.48% में डिक्रीज किया है। ये थोड़ा सा अगर कुछ पॉजिटिव, जैसे कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है ना, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी की मिड कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कनाडा रेपिको, ये लोग थोड़ा सा इनको लूज किया, मतलब छोड़ दिया, ठीक है, ग्रोथ नहीं दिख रहा था उन लोगों को इतना, तो ये सब इम्पैक्ट करता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो, इतना मैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया बोलो तो, ये भी एक टॉपिक है, इसको बोला जाता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या एक्टिविटी चल रहा है, ये भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग मेन पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो फंड फ्लो के बारे में बताया, अब बात करते हैं सर यूएस फेडरल रिजर्व का। ये बहुत बड़ा झमेला करता है सर, मार्केट को ना बहुत इधर उधर कर देता है, रिसेंट ट्रेंड में किया है सर, रिसेंट ट्रेंड में इंडियन मार्केट में भी किया है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट आपको 2013 में भी देखने को मिलेगा। अगर आप 2013 का मार्केट देखोगे ना, आपको तब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको फेमस टैपर टेंट्रम कहते था, 2013 के टाइम पे ये जो आया था, इस टाइम पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। दिस ट्रिगर्ड स्पाइक इन यूएस बॉन्ड यील्ड, यूएस में बॉन्ड मार्केट में अच्छा यील्डिंग मिल रहा था, ध्यान से समझना। यूएस बॉन्ड का यील्डिंग किसके हाथ में है, यूएस रिजर्व बैंक के हाथ में है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करेगा, उसका उसका बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट लोन बेसिकली। गवर्नमेंट कहता है गवर्नमेंट कहता है अपने रिजर्व बैंक के थ्रू से कि हमें मार्केट में बॉन्ड इशू करना, जैसे इंडियन मार्केट में मिलता है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड इंडियन मार्केट में मिलता है। इवन आरबीआई का भी एक बॉन्ड मार्केट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, आरबीआई बॉन्ड, या फिर आप एनएसी के थ्रू से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो
क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ यूएस, ठीक है, यूएस फेडरल बोलते हैं उसको, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बॉन्ड कैटेगरी देख सकते हैं ना, सरकारी, प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। तो अगर बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऑलवेज पड़ेगा। क्योंकि अगर बॉन्ड किसी को कभी बता दे कि बॉन्ड 12% रिटर्न प्रोवाइड करेगा, वो भी सिक्योर, हम लोग क्या करेंगे सर, सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के बॉन्ड में डालेंगे, ये सब। अभी मुझे बताओ, अगर बॉन्ड, ये कूपन रेट क्या होता है, ये सब आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास जो लोग कर चुके हो, दे नो बहुत अच्छे से, है ना, ये सब इंटरेस्ट रेट है ना, कि अगर कल पता चले आपको कि बॉन्ड मार्केट में 12%, 13%, 11% का, 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो भी आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के उसके पीछे भागो, हाँ या ना, सच बताओ, भागोगे कि नहीं भागोगे? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर, जिसमें ज्यादा का उसमें तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं, नहीं तो ज्यादा लॉस खा जाएंगे। एक्चुअली ज्यादा का बात नहीं है सर, स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा रिटर्न मिलता है, ऐसा बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत हाई रिटर्न मिल जाता है। जैसे आप लोगों में से ही कितना सारा लोग रिसेंटली कमाया है ना, हाँ, सिरमा में नहीं कमाया, बोलो सर, सिरमा एसजीएस रिसेंटली किस तरह से मार्केट में आप लोगों को गेन दिया है, जो लोग भी इन्वेस्ट किया है। सर सिरमा और ड्रीम फॉक्स में तो ड्रीम और फॉक्स तो और अच्छा है ना, ड्रीम फॉक्स तो और अच्छा, अदानी बिलमार का तो छोड़ ही दो सर, है ना। ड्रीम फॉक्स शेयर प्राइस, ड्रीम फॉक्स देखो सर, ड्रीम फॉक्स रिसेंट ट्रेंड में, ये छोड़ो, लिस्टिंग गेन के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है, मोटा मोटी ये 320 के आसपास का, 220 के आसपास का था, 400 के आसपास लिस्टिंग हुआ, मतलब काफी अच्छा गेन दिया है। और अगर मैं अदानी बिलमार का बात करूं रिसेंट ट्रेंड में, वो मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है ये, ठीक है, थोड़ा टर्मोइल चल रहा है रिसेंटली, बट अगर आप 6 मंथ्स का रिटर्न देखें इसका, 1 ईयर के 6 मंथ्स, थोड़ा सा ज्यादा, 220-30 में आया था, और एक ही दिन में 320 के आसपास आया था, उसके बाद 600, 700, 800 रेंज में चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में 150-200% भी रिटर्न देता है, ऐसा बात नहीं है, काफी अच्छा स्टॉक है। मैं रिसेंट कुछ बोलूँ, लेकिन अगर किसी को फिक्स रेट में 10-12% रिटर्न मिलना चालू हो जाए ना, और वो भी उसको पता चले कि ये सिक्योर है, तो ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जिसके पास है वो फिक्स जोन में चला जाएगा, ठीक है। तो बात ऐसा है कि यूएस फेडरल अगर बॉन्ड यील्ड ज्यादा कर देता है, ठीक है, अगर बॉन्ड में रिटर्न ज्यादा देता है, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट में करेक्शन आ जाता है, ग्लोबल मार्केट, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। Ever since a lot has been said about Federal Reserve, its policies and the impact it has on global market. So US में फेडरल बैंक क्या करता है, इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। The Dovi's Fed keeps the market happy and vice versa. ठीक है, the Indian markets witnessed a correction earlier this year too. और मार्केट में करेक्शन नजर आता है, मतलब क्या है, फॉरेन मार्केट का पैसा इंडियन मार्केट में ज्यादा था, जब यूएस रिजर्व में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या करेगा, इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना यहाँ पर इंडियन स्टॉक को सेल करके फॉरेन यूएस में जाके सेफ बॉन्ड को खरीदेगा। इंडियन मार्केट विटनेस ए करेक्शन when the bond yield spiked in the US, but it was not as sharp as 2013 and the rebound was equally swift. मैं दिखाता हूँ। Even recently, the taper talk has resumed the speculation that Fed will gradually start pulling out easy money from the market from November and complete the process by mid 2022. While it is मतलब November to मतलब recent trend है, ठीक है, 2022 में भी, ठीक है आप, इवन रिसेंटली भी यूएस रिजर्व मार्केट का इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ा है, वहां पर इन्फ्लेशन हाई हुआ है ना, तो वो लोग ज्यादा अच्छा रिटर्न जब देने का बात कर रहा है, ठीक है, यूएस रिजर्व में जब बॉन्ड यील्डिंग हाई कर रहा है, तब इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट, फॉरेन मनी इंडिया से थोड़ा थोड़ा करके गायब होता है और यूएस मार्केट में चला जाता है। तो यूएस फेडरल अपने बॉन्ड लेवल में क्या बात कर रहा है, आपको पता है, बॉन्ड मार्केट इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट यूएस में लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता है। इंडिया में लोगों को स्टॉक मार्केट को लेके ज्यादा चलता है, इंडिया में लोगों को बॉन्ड डिवेंचर का मार्केट में ना इतना समझ नहीं आता, बिकॉज हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन थोड़ा हाई चलता है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इंडिया में भी बॉन्ड मार्केट ना डेवलप कर जाएगा, ठीक है, भारत भी डेवलप होगा, बट यूएस में बहुत ज्यादा लोग बॉन्ड मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब काफी सिक्योर है, कंपेटिटिवली हाई रिटर्न है, स्टॉक मार्केट जैसे रिटर्न बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी एक स्टेबल हाई रिटर्न। तो जब ऐसा होता है ना, तब तो फॉरेन मनी इंडियन ये मतलब जो वोलेटाइल मार्केट को छोड़ के, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज वोलेटाइल, वोलेटाइल मार्केट को छोड़ के वो स्टेबल मार्केट में चला जाएगा।
तो जब भी वो छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में आपको सेल नजर आएगी। तो आपको ये भी ट्रैक करना है कि यूएस फेडरल क्या रेट में बॉन्ड में इंटरेस्ट दे रहा है। इसलिए आप ग्लोबल न्यूज देखें, ग्लोबल न्यूज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि फेडरल का करंट बॉन्ड यील्डिंग कितना चल रहा है, यूएस मार्केट में बॉन्ड का यील्डिंग कितना चल रहा है, जो इम्पैक्ट देता है। 2013 में क्या हुआ था, 2013 का मार्केट हुआ 13, मतलब करंट बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले। ये देखिए 2013 में भी इस तरह का सिचुएशन नजर आया। मार्केट अच्छा ग्रोथ में चल रहा था, 6000 बात है, लेकिन देखो करेक्शन होके 5000 समथिंग में आके रुका। देख रहे हैं सर, ऐसा होता है, ऐसा बार बार हुआ है, आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कब क्या हो रहा है। The Tapak talk resumed with speculation that Fed will regularly start pulling out easy money from the market from November and complete the process by mid-2022. While it is yet to declare an official timeline, the Indian market seems to better prepared from the lessons of 2013. As such, talk has not as a significant impact on the mood of the markets. मतलब कभी-कभी बोलता है कि कर सकता है, ठीक है, ये एनालिस्ट को भी सुनना चाहिए, जो मार्केट एनालिस्ट है, जो मार्केट के बारे में सोचता है कि भाई जैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा है करंट यूएस में स्पेशली, तो वो लोग क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो क्या करता है, हाई रेट में लोगों से पैसा ले सकता है, लोगों को बताते हैं कि भाई आप पैसा दे दो, हम आपको बाद में रिटर्न देंगे। लोगों के हाथ में पैसा कम करने के लिए ये सब बॉन्ड यील्डिंग बढ़ाता है। ठीक है, तो यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगा, ये भी मार्केट में इम्पैक्ट करता है, जिसका इम्पैक्ट 2013 में इंडियन मार्केट में देखने को मिला। इंडियन मार्केट 2013 में जो गलती किया था वो गलती शायद ना करे, अब किया नहीं इस बार, उतना दिखाई नहीं दिया। कॉर्पोरेट अर्निंग, मतलब इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट है उसका अर्निंग लेवल, expect who voice their opinions on air speak about the fact that earning growth is a key parameter that needs to be looked at while taking a stock. While corporate earning remained dull for the better part of the last few years, it saw a tremendous rebound in 2021. मतलब 2020 में मार्केट बहुत खराब चल रहा है ना, लेकिन 2021 ऑनवर्ड्स मार्केट में काफी पैसा देखना चालू हुआ। A low base coupled with pent-up demand from the Indian consumer saw most companies surpassing consensus estimates by a distance. बहुत सारा कंपनी ने रिसेंट डेट में अच्छा खासा अर्निंग जनरेट किया। इवन अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फाइनेंशियल्स देखे, मैं देख रहा था इसका, चौथा ने मुझे पूछा था बोल के, इसका भी अर्निंग लेवल में ग्रोथ दिखाई दिया, देख सकते हैं नेट इनकम में 2398 करोड़ का 2022 में था, रिसेंटली अभी साल खत्म नहीं हुआ 2695 2695 करोड़ का इसका ग्रोथ नजर आ रहा है, मतलब नेट इनकम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, नेट अर्निंग बिजनेस का डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी यहाँ पे नजर देना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग में 50-50 में भी इम्पैक्ट पड़ता है और इंडिविजुअल स्टॉक में भी इम्पैक्ट है। So with one of the biggest criteria being made, investors were happily lapping up shares that were delivering on earnings and contributed further to the market upside. ठीक है, जो अर्निंग को अच्छा करता है उसको ऑटोमेटिकली मार्केट नजर आता है। ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी, आप निफ्टी 50 का एक कंपनी को लेके बैठ जाओ, ठीक है, एक कंपनी को लेके बैठ जाओ और उसका अर्निंग में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका एक डेटा एनालिसिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। रिसेंट ट्रेंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिसेंट ट्रेंड में ही नहीं, ये हमेशा करता रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में भी इन्फ्लेशन हाई हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी लिया। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से ये रेपो हाइक कर दिया, रेपो रेट 4% से बढ़ के करेंटली ऑलमोस्ट 5.5-4% से लेके करीब 5.75 के आसपास चल रहा है। अभी कितना चल रहा है रेपो, 6% चला गया क्या? हाँ सर, कोई तो बताओ मुझे, रेपो का क्या हिस्ट्री रहा है रिसेंट ट्रेंड में? सर जो रिसेंट डेटा मुझे दिख रहा है, लास्ट ईयर अगर आप देखें, मतलब 2022 के स्टार्टिंग में, 2022 के स्टार्टिंग जो में मई अप टू मई, ठीक है, 4.40 था, अभी 5.40, लास्ट 8 अगस्त का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 5.40, मतलब ऑलमोस्ट 1% में रेपो बढ़ गया। रेपो बढ़ने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट में प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं उसका रेट,
अब बात यह है सर कि अगर रिजर्व बैंक रेपो बढ़ा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब जब रेपो को इंक्रीज करेगा, मार्केट में पब्लिक के हाथ से पैसा थोड़ा गायब होगा, और जिसका इम्पैक्ट बैंक बिजनेस में जरूर पड़ेगा। मार्केट ऑल्सो टेक्स क्यूज फ्रॉम इंडिया सेंट्रल बैंक रिएक्ट्स टू इट्स ओन मैक्रो इंडिकेटर्स, कि इसका अपना खुद का मैक्रो इंडिकेटर्स along with external factors. Reserve Bank of India was swift to jump into action right from the onset of the pandemic, whether it is announcing a moratorium on bank loans or additional measure during the second wave of pandemic. The RBI ensured that there was enough liquidity in supply during the tough times. मतलब वो बेसिकली यही देखना चाहते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी रहे। लिक्विडिटी का मतलब सर कि आरबीआई के हाथ में जरूरी पैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए उसको इंटरेस्ट रेज करना जरूरी है, ठीक है। जब जब जरूरी प्रॉब्लम हो उसको संभालने के लिए पैसा उसके पास होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई ने ये इंश्योर किया, मार्केट अप्रिशिएटेड दैट, मार्केट ने भी उसको अप्रिशिएट किया। व्हाई द मार्केट डू लुक फॉरवर्ड टू बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रहा है। इट डज रिएक्ट टू द फाइन प्रिंट एज कंपेयर टू जस्ट अ चेंज इन रेपो रेट्स। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का जो पॉलिसी आता है ना सर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे रिसेंटली हुआ है, आपको जो दिखाया 4.40 से 5.40 विद इन 1 ईयर, ईयर भी नहीं किया सर, ईयर भी नहीं, 4-5 मंथ्स, 6 मंथ्स में 1% का रेपो कुछ नॉर्मल बात नहीं है, द बिग थिंग। मतलब इसमें पूरा बैंकिंग बिजनेस हिल जाता है, और बैंकिंग बिजनेस हिलने का मतलब समझते हो, मार्केट में पूरा पैसा का फ्लो कंट्रोल में आ जाता है, और आरबीआई के हाथ में कंट्रोल और बढ़ जाता है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोलिंग ज्यादा। और ये चीज मार्केट को स्टेबल भी बनाता है। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है मार्केट को, बट मार्केट इसके साथ एडजस्ट कर देता है। बहुत इंपैक्टफुल नहीं है, बैंकिंग बिजनेस में इंपैक्ट देता है, बट जो भी इंपैक्ट होता है उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में आपको नजर आता है, या तो टाइट या तो लूज, डिपेंड करता है मार्केट किस सिचुएशन से। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो टाइट करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता है, मतलब रेपो रेट को हाइक कर देता है, तो मार्केट इसका नेगेटिव इंपैक्ट देगा, मतलब बियरिश मोड नजर आएगा। तो ऐसा डिफरेंट सिचुएशंस आरबीआई पॉलिसी भी करता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्लोबल मार्केट, इसका इंपैक्ट भी आपको दिखाते हैं। रिसेंटली आरबीआई का इंपैक्ट तो मार्केट में नजर आया नहीं, स्पेशली बैंक निफ्टी चेक करो आप, बैंक निफ्टी चेक करो आप बैंक निफ्टी चेक करोगे ना, आपको रिसेंट नजर आएगा कि क्या क्या हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे ना रिसेंट ट्रेंड में, जब जब आरबीआई ने रेपो को इधर उधर किया, उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में बिल्कुल पड़ा सर। ये देखो सर, ये रिसेंट बैंक निफ्टी का, रिसेंट बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 41 तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे जैसे रेपो में चेंजेस हुआ, बैंक का बिजनेस में उसका इम्पैक्ट पड़ा, और बैंक भी उस पर करेक्शन हो रहा है। और बैंकिंग बिजनेस में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसमें भी चेंजेस नजर आया। जब इन्वेस्टर को रिटर्न नजर नहीं आएगा वो सेल करेगा, और वो सेल हुआ, और उसके बाद देखो बैंक अभी साइड वेज में चल रहा है। थोड़ा निफ्टी जैसा ही हालत है, जैसे निफ्टी का हालत है वैसे ही बैंक निफ्टी का हालत है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में दिख रहे थे। जब पॉजिटिव आपको रैली दिखा था, उसके पीछे भी रीजन था, ठीक है। तो आरबीआई क्या पॉलिसी लेता है, अब इसे भी देखिए, ठीक है। आरबीआई का पॉलिसी भी मार्केट को इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट एज द सेइंग, एक बहुत बड़ा कहावत है मार्केट में, व्हाट द यूएस डज द वर्ल्ड फॉलो। सर क्यों? बिकॉज यूएस ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। While that it hold true for most parts of the pandemic and even before that, the Indian market are slowly learning to disassociate themselves with the happening in the US. But हम लोग इंडियंस थोड़ा गजबी काम करते हैं, हम लोग अपने आप को ग्लोबल मार्केट से अलग ही कर लिए, यूएस मार्केट से अलग ही कर लिए। The most glaring example is the month of September itself.
while S&P 500 is down 1% for the month, the Indian benchmark Nifty 50 has outperformed its US counterpart, gaining over 7% during the same period. मतलब जब पूरा दुनिया S&P 500 मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब डाउन जा रहा है, तब इंडियन स्टॉक मार्केट 7% में गेन दे रहा है, इवन पैंडेमिक में भी। ये इंडियन मार्केट का रिसेंट ट्रेंड में सबसे भयंकर एक सिचुएशन था। मतलब पहले कहा जाता था कि जैसे यूएस में होगा, इंडिया में भी, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड के मैक्सिमम मार्केट में ऐसा होगा। बट रिसेंटली इंडियन मार्केट अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डिसएसोसिएट कर लिया है। मतलब ऐसा देखा गया। अगर आप यूएस मार्केट को भी देखना चाहोगे, गूगल फाइनेंस है, याहू फाइनेंस में जाओ, यहाँ पर जाके आप S&P 500 का चार्ट को ओपन करो। लास्ट ये देखो, लास्ट एक साल में आप चेक कर सकते हो, लास्ट एक साल में S&P 500 का मूवमेंट देखो, ठीक है। और अगर मैं कुछ सिर्फ सितंबर मंथ का ही हिसाब किताब जो रिसेंट ट्रेंड में भी आप देखोगे, ठीक है। और पैंडेमिक एरा में भी, अगर आप पैंडेमिक एरा में भी देखोगे 2021, ठीक है, 2020-21, अगर आप उस टाइम पे भी देखोगे, ये देखो 2020 में ग्लोबल मार्केट देखो तब किस तरह से S&P 500 डाउन गया था, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जब ग्लोबल मार्केट डाउन हुआ था उस पीरियड में भी, जब ये 1% में डाउन हुआ था, इंडियन मार्केट 7% में पॉजिटिव रहा है। ऐसा काफी सारा सिनेरियो है। अब अगर कंपेयर करने बैठोगे तो आपको सारा नजर आएगा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि इंडियन मार्केट है, और इसके लिए मुझे भी बहुत दिनों ने सवाल किया था कि सर ऐसा क्या है जो इंडियन मार्केट में है जो इसे यूएस मार्केट में डाउन जा रहा है। सर यही तो थोड़ा चिंता का विषय है। ऑफ कोर्स द यूएस अंडरपरफॉर्मेंस इज courtesy of its own domestic factors, but the Indian markets have not toed the line so far. However, there will be factors that will have a ripple effect everywhere. The Evergrande crisis is an example. Something that brewed in China led to a correction across the globe. Markets in the US fell, as did those in India. But while the US market grappled with their own factors, Indians have chosen to buy the deep and remain near record high. अगर कोई मैटर सिर्फ यूएस का पर्टिकुलर अपना मैटर हो, डोमेस्टिक मैटर हो, तो इंडियन मार्केट इसमें ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता। लेकिन अगर यूएस का कोई मैटर ग्लोबल मैटर में हो, तो उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में, क्यों, चाइना मार्केट, ईरान मार्केट, हर मार्केट में नजर आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो यूएस का डोमेस्टिक मैटर में प्रॉब्लम है कि यूएस का ग्लोबल मैटर में प्रॉब्लम। अगर ग्लोबल प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट इंडिया में जरूर आएगा, बट अगर डोमेस्टिक मैटर है तो इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट्स आजकल यूएस डोमेस्टिक मार्केट को नजरअंदाज करना या इग्नोर करना सीख गया। इस बात का ध्यान रखें। मतलब अपना इकोनॉमिक नॉलेज को डेवलप करने से आपको समझ में आएगा। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि वार सिचुएशंस, रशिया यूक्रेन, चाइना यूएस, है ना। जैसे रिसेंट ट्रेंड में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन क्रिएट हुआ था, ठीक है। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन, एक्चुअली यूएस नहीं चाहता कि चाइना ट्रेड में डेवलप करे, और चाइना अभी ग्लोबल में काफी ट्रेंडिंग है, ठीक है। मैक्सिमम ग्लोबल एरिया में जहां जहां यूएस का मतलब बेस है, वहां वहां चाइना भी अपना बेस जमा रहा है, ठीक है। बॉर्डर टेंशन विद पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चाइना ने हमारे कश्मीर के ऊपर से, हमारे कश्मीर के ऊपर से, मतलब एक्चुअली इंडियन पीओके के ऊपर से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से एक कॉरिडोर बनाना है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी बढ़ गया है ज्यादा, ठीक है। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, नाम सुना आप लोगों ने? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার, এই গাদার কোটের ওখান থেকে পড়ছে। हाँ सर, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक्चुअली बहुत दूर से आ रहा है तिब्बत क्रॉस करके पीओके लेके आ रहा है। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने हमसे छीन के रखा है, वो नहीं कर सकता। जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसके ऊपर से कोई भी रास्ता नहीं बना सकता। बट पाकिस्तान, तो जानते हैं आप लोग किस तरह का बदमाश है, ठीक है। ये देखो, ये चाइना है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। और ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, ये जोन एक्चुअली इंडिया का जोन है। और इस जोन को, ये वाला जोन को चाइना पाकिस्तान से लेके यहाँ पर
इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, और ये जोन एक्चुअली अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, बट भारत कभी भी इस जोन को अपना कब्जा में कर सकता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लद्दाख का है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर, जम्मू कश्मीर रीजन का, जम्मू कश्मीर रीजन का। द पॉइंट इज दैट कि ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना नहीं बना सकता। करेंटली इंटरनेशनल सिचुएशंस के कारण ये जो हाईवे नेटवर्क है ना, जो एकदम बलूचिस्तान में गदर पोर्ट तक जाता है। अरे वो गदर मूवी देखा ना आप लोगों ने, सनी देओल और आमिषा पटेल का, वही मैं निकला गड़ी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, मैं तुम्हें तुझे दिल छोड़ आया, वही गदर, ठीक है, वही गदर से जो बलूचिस्तान में आता है, ठीक है। और बलूचिस्तान के गदर में वो पोर्ट बना रहा है ताकि वो इंटरनेशनल कब्जा बना सके बिजनेस में। लेकिन बात ऐसा है कि रिसेंटली पाकिस्तान चाइना के बीच में भी उतना अच्छा सिचुएशंस नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, इसका इम्पैक्ट भी मार्केट को, इसका इम्पैक्ट भी मार्केट को, ठीक है। ये देखिए इन लोगों का नेशनल हाईवे जो बन रहा है, एक्चुअली डिस्प्यूटेड लैंड पे आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप पहले डिस्प्यूट को सुलझाओ ना, आप पहले डिस्प्यूट को सुलझाओ, है ना। ये जो कंपटीशन है, ये जिस तरह का एक सिचुएशंस बना के रखता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, और इंडिया पाकिस्तान को प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए चाइना भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम को कम होना जरूरी है, उसके बाद ही आप उस पर कुछ बना सकते हैं। The problem is that the US China tension, Pakistan China tension, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड में यूएस यूक्रेन टेंशन जो मार्केट में नजर आया है, मार्केट विटनेस ए मेजर करेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेक्सिट वोट। ब्रेक्सिट क्या हुआ था, ये हुआ था 2017 में, ठीक है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था, उसको ब्रेक्सिट बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रिटेन जैसे बड़ा इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, और उसके कारण निफ्टी भी 7,000 में आ गया। समझ में आ रहा है सर? ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में रहने का एक मेंबरशिप होता है, और उस मेंबरशिप देने का पैसा ब्रिटेन के पास नहीं होगा। सिंपल बात ऐसा है, ठीक है। और उसका इफेक्ट ब्रिटेन एग्जिट का नजर आया था स्टॉक मार्केट में भी। ब्रेक्सिट आज के डेट में ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक भी है। कि ब्रिटेन है ना, ये यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर दिया, ठीक है, अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया। 2015 के बाद इसका सिचुएशन क्रिएट हुआ, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर है। अब चाहो तो ब्रेक्सिट में डिटेल्स पढ़ाई कर सकते, तो ऐसा लाइन लग जाएगा सर सिचुएशंस का। लेकिन पॉइंट इज दैट आप मेन पॉइंट पे फोकस जरूर रखिए, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये भी मार्केट को हमेशा इम्पैक्ट देता है। आपको बस ग्लोबल मार्केट का खबर रखना चाहिए, ग्लोबल सिचुएशंस का खबर रखना चाहिए। यूनियन बजट, इसके बारे में जितना कम बोले उतना कम, क्योंकि इफ दिस इज नॉट अ फैक्टर देन वी डोंट नो व्हाट इज। मतलब अगर ये फैक्टर मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो और कौन सा फैक्टर मार्केट को इम्पैक्ट करेगा? Markets have their own ways of reaching to the union budget speech of finance ministers. For evidence, we can go back to the budget speech of 1991, जब इंडियन इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी किया गया था। उसके पहले इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी था। 1947 से लेके 1991 तक का इकोनॉमी एक क्लोज्ड डोर इकोनॉमी था। इंडियन मार्केट रेड फ्लैग में पूरा बंद हुआ था। इंडियन मार्केट के बारे में कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं था। इंडिया एक दिन बे दिन एक गरीब देश बनते जा रहा था। मतलब ऐसे तो लास्ट 500 साल में इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेडर्स का शासन, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया बस पावर ट्रांसफर, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया एकदम सही हाथ में चला। मतलब जो भी पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडिया को चलाया ना, वो बेसिकली इंडिया को ना एक एक फ्री कंट्री की तरह नहीं चलाया। वो इंडिया को एक मतलब अपने ही क्या बताएं सर इसको, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ऐसा नहीं कि इंडिया का डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट कम था और अपना शासन ज्यादा था, ठीक है। 1947 के बाद जो भारत में ब्रिटिश से जो इंडिया के पास में जो ट्रांसफर हुआ ना, प्योर डेमोक्रेसी नहीं था, ठीक है। इट्स नॉट अ प्योर डेमोक्रेसी। इवन सोशलिज्म भी प्रॉपर वे में एप्लीकेबल नहीं हो पाया। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि सिचुएशंस में पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा रहा है, जितना जरूरी था उससे कहीं ज्यादा। एक्चुअली 47 में इंडिया का जो मतलब जो बनावटी है ना, वही गलत है। मतलब इंडिया जिस बेसिस में बना हुआ है, लास्ट 47 के टाइम का बात कर रहा हूँ, इंडिया का बेस ही गलत है।
तो जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को तोड़ा गया ये भी गलत है, और कुछ अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट ऑफ फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया को ना एक गलत तरीके से चला रहा है। सही सच बोले तो इंडिया का न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जब कांग्रेस के अगेंस्ट में कुछ पॉलिटिकल पावर खड़ा हुआ, ठीक है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जनता दल मतलब बीजेपी, करंट बीजेपी का जो विंग है मतलब आरएसएस का कॉन्सेप्ट है। अगर ये लोग डेवलप नहीं होता ना तो आज का जो डेवलपमेंट नजर आ रहा है ना ये डेवलपमेंट आपको नजर नहीं है, क्योंकि मोनोपोली चला रहा, परिवारवाद चल रहा था, मोनोपोली चल रहा था। सिमिलर टाइम पे चाइना के पास तो हम लोग बिकने के कगार में थे, मतलब बिकना मतलब छोड़ो, चाइना एक्चुअली इन्वेट करने वाला था, तिब्बत को इन्वेट कर ही लिया था, और हमारा जो हिमालयन रीजन है उसको भी चाइना ले लेता, उसको भी चाइना ले लेता, बिकॉज तिब्बत तो ले ही लिया चाइना। वो भी कब लिया, वही सिमिलर पीरियड में जब बाकी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर रहा था, ठीक है, इंडिया भी अपना आजादी के लिए लड़ रहा था, और उसी पीरियड में चाइना तिब्बत को हड़प लिया, और चांसेस बहुत ज्यादा था। और उसी तरह से लद्दाख को जो लिया उसी पीरियड में लिया, अरुणाचल में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, लास्ट में क्या हुआ, अरुणाचल और लद्दाख के बीच में एक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में एक सेटलमेंट हुआ, क्योंकि अरुणाचल का जो हिस्सा ये लोग ले लिया था ना चाइना, अरुणाचल में मतलब बेसिकली पॉपुलेशन है, ठीक है, अरुणाचल में पॉपुलेशन है, और लद्दाख का जो जोन है वहां पर पॉपुलेशन नहीं है, वो थोड़ा डेजर्टेड एरिया, ठीक है, मतलब जिसको हिली डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में नेहरू जी ने समझौता किया चाइना के साथ कि ठीक है आप अरुणाचल छोड़ दो, लद्दाख ले। अब समझ रहे हो ऐसा हालत था भारत का, मतलब भारत का स्पाइनल कॉर्ड ना पूरा ब्रिटिश ने तो तोड़ दिया था, ब्रिटिश ने तो तोड़ ही दिया था। और जैसे पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हुआ, पॉलिटिकल पावर के अंदर दम ही नहीं था, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल पावर बना था ना वो कुछ टॉप लेवल लीडर्स को छोड़ के अपना मतलब बेसिकली साइड कर दिया था, जैसे सुभाष बोस, जैसे भगत सिंह जैसे पार्टी, भगत सिंह शहीद हो गया था वो अलग बात, बट भगत सिंह का जो सोच था, ठीक है, जो लिबरेशन पावर था, जिसका पॉलिटिकल चीजें पंजाब रीजन में बहुत पॉपुलर था, ठीक है, इधर बंगाल में, नॉट जस्ट बंगाल में, सुभाष बोस तो पूरा भारत में छाया हुआ था, मतलब कुछ बड़े बड़े नेताओं को, और साउथ का भी कुछ बड़े बड़े नेता थे। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इन लोगों के साथ मैचअप नहीं, तो इंडिया एक गलत रास्ते पे या सही डिसीजन पे नहीं चल, नहीं तो सिमिलर पीरियड में चाइना कैसे चला, चाइना किस तरह से सॉलिड पॉलिटिकल पावर के साथ डे बाय डे अपना पावर बढ़ाता है, इंडिया का थोड़ा स्टार्टिंग गड़बड़ है, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ सुधर गया, बट मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है चलो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हुआ है, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होने के बाद जब इकोनॉमिक पावर शिफ्ट होता है ना, जैसे 91 लग गया सर, सोचते सोचते मनमोहन सिंह ऑन दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब एलपीजी क्रिएट हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और सेंसेक्स में रिकॉर्ड रैली आया था 97 में। पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़ा ही फेमस फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, 97 स्पीच के बाद सेंसेक्स ड्रीम हुआ था, मार्केट हैव चीयर्ड स्पीचेस दैट हैव पुट मनी इनटू द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टेलिंग एग्जांपल, बोथ द निफ्टी एंड सेंसेक्स रजिस्टर्ड द बेस्ट बजट डे गेन्स इन 24 इयर्स। ये रिसेंटली हुआ है फरवरी 1 2021। Ahead of this year's budget, the market went down for 6 days in a row. 60% of the decline was erased in a single erosion. मार्केट 60% डाउन में चला गया था 2021 के फरवरी में। मार्केट क्या गजब का आप मूवमेंट भी किया, देखना चाहते हो 2021 के फरवरी, लुक एट सर, दिखाई दे रहा है सर, लुक एट द रैली, 1 2 3 4 5 6 6 डेज डिक्लाइन, देख पा रहे हैं सर? था ज्योति, प्रिया, सभी को पूछा, यस सर। लगातार 6 दिन डिक्लाइन, उसके बाद देखो रैली, देखो बड़ा पसंद आया मार्केट को, बड़ा पसंद आया। तो बजट में क्या बोलता है, एवरी ईयर फरवरी जनवरी के एंड पे बजट आ रहा है, ठीक है, पहले फरवरी में आता था, अब फिर जनवरी के एंड पे बजट आता है। जब भी बजट आएगा ध्यान रखना
मार्केट में कुछ तो होने वाला है। और बजट आने से पहले क्या हो रहा है, बजट आने से पहले मार्केट का एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो भी मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है। ठीक है, यूनियन बजट ये भी मार्केट को इफेक्ट करता है। स्टॉक स्पेसिफिक मैटर आई ऑलरेडी टोल्ड यू। News flows is also a key dominant where the market is headed. Most of the Nifty 50 index is composed of financial stocks. Any movement in either direction will determine whether the market is heading. Of course, there are other heavyweight like Reliance Industry, which commands the highest weightage on the index. जैसे कि TCS भी है, Infosys भी है, ITC भी है, ये सब मतलब निफ्टी को चलाने का बड़ा बड़ा कंपनी है। From its March 23, 2020 7,511 में चला गया था कोरोना फर्स्ट वेव में, निफ्टी उसके बाद 138% ग्रोथ किया। इफ यू ग्लांस एट द लिस्ट ऑफ टॉप गेनर्स, अब अगर आप टॉप गेनर्स देखोगे कोरोना के बाद 7,511 के बाद से, तो आपको दिखेगा हिंदाल्को, टाटा स्टील और मेटल स्टॉक्स। However, while Reliance Industry may not feature among the top 10 gainers, लेकिन रिलायंस आप टॉप 10 गेनर्स में नहीं देखोगे, बट रिलायंस निफ्टी के वेटेज में बड़ा हेवी वेट कंपनी है, मतलब लार्जेस्ट कैपिटलिस्ट। TCS का, Infosys का, ITC का, दे आर लार्जेस्ट कैपिटल, बट इनका इतना गेन नहीं हुआ। बाकी कंपनीज का, हिंदाल्को, टाटा स्टील वगैरह का, मेटल स्टॉक का जितना गेन दिया। अब चाहो तो निफ्टी 50 में ये सब स्टॉक का एनालिसिस करना चालू करो। द एप्रिसिएशन इन द स्टॉक प्राइस इज एनफ टू सेंड द इंडिसेस हायर। ये सब पर्टिकुलर स्टॉक में जो डेवलपमेंट आया ना, ये भी निफ्टी को काफी डेवलप किया। ठीक है, और ये रीजन होता है मार्केट को मूव कराने। बॉन्ड यील्ड के बारे में ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर यूएस बॉन्ड मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा है या कोई भी फॉरेन मार्केट में, Indian equity market is how the 10-year bond yield behaves in the US. One of the key factors for the correction witnessed by Indian equities in March this year, the rising 10-year bond yield in the US. US में लास्ट 10 साल में बॉन्ड यील्ड में काफी डेवलपमेंट हुआ था, और उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पर इंडियन मार्केट में मार्च में नजर आया। दिस वन, ये देखो 2022 के फरवरी में मार्केट चल रहा था करीब 18,200 में। उसके बाद मार्केट इस तरह से डाउन क्यों गया, समझ में आ रहा है ज्योति? मार्केट डाउन इसलिए गया क्योंकि फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड में अच्छा खासा लास्ट 10 साल में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ बॉन्ड यील्डिंग दे रहा था। तो फॉरेन मार्केट क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एफआईआई ने पैसा उठाया और इंडियन मार्केट से चला गया, और क्या। और इसका इम्पैक्ट ही 18,200 से एकदम 16,000 में लेके आया। ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट। तो ये 14 मंथ हाई में चल रहा था यूएस में। Higher bond yield in US would mean investors would choose to park their funds with better yield prospects and therefore pull money out of the Indian equities. And इसके अलावा मैक्रो फैक्टर्स जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब भी इम्पैक्ट करता है, बट नॉट वेरी हाई इम्पैक्ट नहीं। जैसे करेंटली अगर जीडीपी का ग्रोथ देखें तो नेगेटिव है, इन्फ्लेशन इंडियन मार्केट में भी हाई है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जो पड़ेगा ऐसा नहीं, लेकिन पड़ता है। जब बाकी पैरामीटर नहीं दिखता है तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। Other macro factors are other factors that can influence the market directions. While they may not count as one of the biggest influencer, the market does look forward to positive commentary on India's GDP growth and a stable inflation trajectory. While there have been recent cuts in Indian GDP growth, foreign बड़े-बड़े analyst companies ने Indian GDP growth को estimate को cut किया है। Second wave के बाद, COVID-19 के बाद काफी कट हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब इंडियन मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, इन्फ्लेशन भी इंडिया में हाई जा रहा है, इसका पॉलिटिकल पार्टीज का चर्चा में समझ में आता है। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर दी मेन रीजंस जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, आप ये सब ग्लोबल पैरामीटर्स एज वेल एज डोमेस्टिक पैरामीटर्स को भी ट्रैक करते रहिएगा, तो जाके आप मार्केट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, और एक स्पेशल चीज बता देते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल इंडिसेस में जैसे मानो डॉलर इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि फॉरेन मार्केट जैसे कि आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अब डॉलर इंडेक्स के बारे में भी आपको
तो थोड़ा सा खबर रखना चाहिए। डॉलर इंडेक्स क्या है? One of the most macroeconomic elements that has significant impact on the Indian stock market is the dollar index. Traders should be aware that the dollar index and Indian stock market have an adverse connection. डॉलर में अगर डॉलर का दाम बढ़ता है तो इंडियन मार्केट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, डॉलर कम होता है तो इंडियन मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। रीजन फॉर दिस बिकॉज व्हेन डॉलर इंडेक्स डिक्लाइन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मोर इन इंडियन स्टॉक्स। अगर डॉलर का वैल्यू कम होता है ना, तो उसका इंडेक्स जब डिक्लाइन करता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स डॉलर मार्केट को छोड़ के इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, व्हिच प्रोवाइड हायर रिटर्न देन डॉलर्स। The technical analysts may readily analyze the dollar index with Nifty 50 to determine the market current situations. The Indian stock market has suffered as a consequence of the growing dollar value. अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में उसके इम्पैक्ट होता है। In Indian stock market, there are a few industries that have suffered disproportionately in contrast to others. As a result, when the dollar index increases, share value of such businesses likely decline. डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो डॉलर का वैल्यू बढ़ना मतलब इंडियन करेंसी डिक्लाइन करना, ठीक है। और इसके ऊपर बेस करके हमारे देश में भी कुछ बिजनेस में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडस्ट्री, मतलब जो इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज है उसका, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, मेटल्स, ये सब एक्चुअली बाहर से इंपोर्ट होता है ज्यादा। एज ए रिजल्ट, इफ यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेडर वाचिंग कंपेयरिंग द डॉलर इंडेक्स विद द निफ्टी 50, in technical analysis utilizing technical charts might be beneficial. आप डॉलर इंडेक्स चेक कर सकते हो, ये यूएस डॉलर का इंडेक्स है। अगर आप देखना चाहते हो लास्ट एक साल में कब किस रेंज में, लास्ट एक साल में डॉलर का वैल्यू, डॉलर इंडेक्स बढ़ता गया, ठीक है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता गया। हाँ, बीच बीच में इसका शिफ्टिंग भी हुआ है, बट ओवरऑल इसका डॉलर इंडेक्स लास्ट 1 ईयर में बढ़ा ही है। समझ में आ रहा है ना सर? Yes, sir. These are one of the big parameters जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो डॉलर मार्केट में क्या ग्रोथ चल रहा है, अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि इंडियन मार्केट में भी मतलब प्रॉब्लम है। अगर डॉलर का वैल्यू कम होगा तो मानना कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी नजर आएगा, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, इंडियन मार्केट में आएगा, ना कि डॉलर मार्केट में, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम है, ठीक है। यूएस मार्केट इंडिसेस में आपको ऑलरेडी समझाया कि किस तरह से इंपैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द होल ग्लोब हैज बिकम अ वन इकोनॉमी with global financial market operating in lockstep because we are connected to the rest of the globe via numerous enterprise। मतलब दुनिया का हर एक देश का बिजनेस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ना। Every firm is linked to another either directly or indirectly in order to achieve their goals। As you all know, United States has the world's biggest economy, so any unfavorable news in US market has a significant impact on worldwide market, particularly in the Indian stock। As we have seen 2008 financial crisis, क्या हुआ था? कॉमन एक सिंगल लाइन में बता देता हूँ। 2008 financial crisis had an impact on practically every country's economy. Indian stock market plummeted also, and global house prices began to fall, causing widespread anxiety throughout the globe. As a result, we may conclude that 5-year chart of Nifty 50 and Dow Jones Industrial Average show a clear association between the two markets। देखना चाहोगे 2008 में, मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दिखाया। आज क्या किया था जानते हो? बैंकिंग बिजनेस में बहुत गलत डिसीजन लिया गया था मेनली, ठीक है। 2008 में जो बेसिकली हुआ था वो बेसिकली बैंकिंग बिजनेस में हुआ। द बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल मेल्टडाउन कहते हैं इसको। द बैंकिंग सेक्टर हैज परमिटेड डेरिवेटिव स्पेकुलेशंस सपोर्टेड बाय ए लो कॉस्ट मॉर्गेज मेड, मतलब डेरिवेटिव स्पेकुलेशन मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में लोग स्पेकुलेट कर रहा था, मॉर्गेज दे रहा था बैंक, यूएस में बैंक मॉर्गेज लोन दे रहा था डाउटफुल क्रेडिट वर्दिनेस, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे रहा था, घर हाउसिंग लोन, जिसको लोन देना ही नहीं चाहिए, जिसका डाउटफुल क्रेडिट वर्दिनेस है। द ग्रोथ इन प्रॉपर्टी प्राइस एंड द वोलेटिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट मॉर्गेज इंट्रेस्ट मेनी इंडिविजुअल्स टू टेक आउट हाउस लोन्स, रिजल्टिंग इन हाउसिंग मार्केट बबल। तो हाउसिंग मार्केट में एक बबल क्रिएट हो गया। द फेड मतलब फेडरल रिजर्व, यूएस का रिजर्व बैंक, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया 2004 में।
causing a rise in mortgage payment. Mortgage का पेमेंट बढ़ रहा है, putting a strain on house borrowers ability to pay, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया तो हाउस बोरोवर्स के लिए पेमेंट करना मुश्किल हो रहा था। और बबल बस्ट हुआ 2007 में, बबल बस्ट हुआ 2007 में, 4 में रेट बढ़ाया, उससे पहले ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया जो लोन रिपे नहीं कर पाता था। 2004 में इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद उनका हवा टाइट हो गया, 2007 में बबल बस्ट हो गया। 2008 में क्या हुआ, मतलब लोन रिपे करना पॉसिबल नहीं हो पाया, यूएस रिजर्व के पास टैंक खाली हो रहा था, मतलब पैसा नहीं है, ऐसा हालत था। तो क्या हुआ ना, ऑटोमेटिकली रिजर्व खाली हो जाएगा तो क्या करेगा, टाइट पॉलिसी लगा देगा, मार्केट में पैसा फ्लो ही नहीं करेगा, बैंक लोन देना बंद कर देगा, देगा भी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यूएस मार्केट से पैसा अगर इंडियन मार्केट या फॉरेन मार्केट में नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा दुनिया में पैसा का गायब, मनी नहीं है, तो नो मनी, तो इफ देयर इज नो मनी देन देयर इज नो हनी। यूएस मार्केट के पास जो पैसा है वही तो पूरा दुनिया भर के पैसा को फैला रहा है, तो अगर उनका पैसा चला जाएगा तो मार्केट में इम्पैक्ट तो आएगा ना सर। इसी को 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। मतलब आप ऐसा समझो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर का पैसा टोटल गायब हो जाता है, और वो भी रातों रात, मतलब 2-4 दिन में सब गायब, धड़ाधड़ निकालता है। और इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में 20% में एक रात में गिरा, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 कहते हैं। नाउ दैट वी हैव सीन हाउ दिस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, है ना सर? समझ में आ रहा है सर? बोलो। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया कि क्या क्या मैटर आप लोगों को ट्रैक करना चाहिए। मैं आपको 10 की फैक्टर्स अलॉन्ग विथ और भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आपको मैंने डॉलर इंडेक्स को भी देखने के लिए बोला और यूएस इंडेक्सेस को भी देखने के लिए बोला, और फेडरल रिजर्व के डिसीजंस को भी आप जरूर ट्रैक कीजिए। अगर आप ऐसे देखेंगे, और इसका हर एक चीजों को मैंने आपको सिर्फ बोला ही नहीं, उसका इम्पैक्ट को मैंने आपको एकदम आंखों देखी, उसका इम्पैक्ट को दिखाया निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो जैसा आपने देखा ऐसा बार बार होगा, ठीक है? तो ऑलवेज बी रेडी। और रिसेंट मूवमेंट का भी यही रीजन है, एफआईआई कुछ सेलिंग चल रहा है, ठीक है? इसीलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा संभाल के देखो, देखते रहो, मार्केट वापस स्टार्ट ले लेगा, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन हाँ, देखते रहो, देखते रहो। वो जब घर पे पहरेदार होता है ना पाड़ा में, क्या बोलते हैं, जागते रहो, ऐसा ही मार्केट में पैसा लगा के जागते रहे, सो मत जा। ठीक है सर, इतना ही है आज। ओके ओके सर। ओके सर, टाटा। রাখছি স্যার। ओके सर, बाय सर। ओके, जो एक बार कॉल कर देना। यस सर।